नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेघना जी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि कुछ दर्शकों की जिज्ञासा आई थी, वो मांगलिक दोष के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष। आज हम पंडित जी से इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि मांगलिक दोष क्या है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उसकी पूरे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और शादी को लेकर ऐसे बोलते हैं कि मांगलिक लड़का हो तो मांगलिक ही लड़की होनी चाहिए, तो उसके हानि क्या है, लाभ क्या है, उपाय क्या है, मंगल हर अलग अलग जगह बैठ के उसका क्या प्रभाव डालते हैं, आज हम पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि मांगलिक दोष होता क्या है। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है जी तो उनके अभिभावक में से कोई पंडित जी के पास जाते हैं जी बच्चे का भविष्य जानने के लिए। हाँ, सब कुछ जानने के बाद एक प्रश्न अवश्य पूछ देते हैं अभिभावक कि बच्चा मांगलिक तो नहीं है। हाँ, तो मंगल से बहुत भयभीत होते हैं लोग। हाँ। मांगलिक दोष होने के कारण बहुत भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि विवाह में इसको लेकर परेशानी आती है। ऐसा है। हाँ किसी का भी विवाह, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह, जी, समझिए कि जीवन की हड्डी का रीढ़ होता है जी। आधा उम्र तो हमारी विवाहित जीवन, आधे से ज्यादा ही गई है उम्र हमारी विवाहित जीवन में निकलती है। तो अगर किसी भी मनुष्य के पीठ का रीढ़ अगर टूट जाए तो उसका चलना फिरना, आगे क्या कोई भी एक्शन रिएक्शन उसका बंद हो जाता है। इसी तरह विवाह, मानव जीवन के हड्डी का रीढ़ है। अगर विवाह खराब हो गया, भले दूसरा तीसरा विवाह कर ले, लेकिन पहले विवाह की याद नहीं जाती है जी, जीवन भर सताता रहता है। तो भली प्रकार से जनपत्री मिलान करके, पहले जनपत्री मिलान नहीं होता था, उसका भी हम पिछले एपिसोड में बता दिए क्यों नहीं होता था। अब जो है जनपत्री मिलान इसलिए होता है कि वैवाहिक जीवन खराब न हो। नहीं पंडित जी, पहले हमें बताइए कि ये मांगलिक दोष होता क्या है। मैं वही बतला रहा हूँ। हाँ। तो मंगल वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान डालता है। अच्छा। अब मांगलिक दोष होता कैसे है? तो जन्म कुंडली के सभी आदमी अपने अपने जन्म कुंडलियों का अवलोकन करें। जन्म कुंडली के प्रथम भाव जी, चतुर्थ भाव, मैं भाव बोल रहा हूँ, राशि नहीं, जी जी, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, अच्छा, इन भावों में अगर मंगल होते हैं तो यह मांगलिक दोष होता है। अच्छा। इसके अलावा मेरा जो अनुभव है, एक और जगह है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में भी मंगल होने से मंगल दोष का अंश आ जाता है। क्यों? कि द्वितीय भाव से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है मंगल की। जी। अष्टम भाव जो होता है पत्नी का परिवार यानी ससुराल। अच्छा। या पति है अगर तो उसका परिवार यानी लड़की के लिए ससुराल। अच्छा। उस पर दृष्टि पड़ती है तो ससुराल पक्ष की ओर से भी व्यवधान उत्पन्न होने का शंका रहता है। इसलिए द्वितीय भाव को भी हम मांगलिक दोष मानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं जैसे बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर जब तक वो पढ़ाई करता है, अपनी एजुकेशन लेता है, उसमें मांगलिक दोष हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, सिर्फ वैवाहिक जीवन। हाँ। और वैवाहिक जीवन के बाद जीवन यापन पर उसमें प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मैंने ये भी सुना है पंडित जी, जिसका मंगल तेज होता है वो बोलने में थोड़े तेज स्वभाव के होते हैं। तो यही तेज स्वभाव तो गृहस्थ को खराब करता है। अब कहाँ कहाँ होना चाहिए ये बात अलग है, बहुत विवेचन है। हाँ, ये तो बहुत विषय विस्तृत है, कहाँ होगा तो मंगल का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मैंने यह बतलाया कि प्रथम भाव चतुर्थ भाव, भाव बोल रहा हूँ, काल पुरुष की कुंडली में 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। हाँ। ये भाव बोल रहा हूँ, राशि नहीं। प्रथम भाव में चाहे जो भी राशि पड़ा हो उससे मतलब नहीं है, मंगल वहां होना चाहिए। हाँ। प्रथम चतुर्थ भाव में राशि जो भी पड़ा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है चतुर्थ भाव में मंगल। फिर सप्तम भाव में राशि कोई भी हो उससे मेरा मतलब नहीं है, मतलब है वहां मंगल होना चाहिए। फिर अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल है तब वह कन्या अथवा लड़का मांगलिक हो जाता है। अब इन मांगलिकों दोषों का अलग अलग ढंग से प्रभाव होता है। हाँ। इनकी जो मंगल की डिग्री होती है वो भी प्रभावित करती है। डिग्री बाद की बात है। अच्छा। मैं आपको यह बतला दूं कि मंगल दोष वैवाहिक जीवन को अवश्य प्रभावित करता है। वह कैसे करता है? प्रथम भाव में हो तो कैसे करता है, चतुर्थ भाव में हो तो कैसे, सब मैं बारी बारी से ठीक है समझाता हूँ।
तो पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रथम भाव में अगर मंगल हो तो क्या प्रभाव देता है। अब देखिए, प्रथम भाव में जब मंगल हो तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का स्वभाव ही उग्र होगा। अच्छा। एक दूसरी बात, मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जी। चौथा भाव बहुत ही संवेदनशील भाव है, चंद्रमा का भाव है जी, और भावनात्मक भाव है, और वहां सुख और शांति चाहिए। लेकिन मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो मंगल तो उग्र ग्रह है, अग्नि ग्रह है, वहां उसमें व्यवधान डालेगा। अब चतुर्थ भाव में सारे परिवार आ जाते हैं, सारे परिवार का मतलब पत्नी भी है, वहां पत्नी भी है, तो फिर ये सारे परिवार को बाधित करना शुरू कर देता है। अच्छा। फिर इसके बाद लग्न भाव से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जी। तो सप्तम भाव तो भार्या भाव है जी, पत्नी का भाव है पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए पति का भाव है जी। तो फिर ये सप्तम भाव उग्र होगा, क्योंकि सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चौथे है। तो चतुर्थ भाव यदि सुख का भाव है तो सप्तम भाव महासुख का भाव है। अच्छा। और वहां मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो फिर वह जैसे एक तालाब शांत है उसमें कंकड़ फेंक दीजिए और वो विचलित हो जाता है, उसी तरह से यह सप्तम भाव भी मंगल की दृष्टि के कारण विचलित हो जाता है। अच्छा। तो फिर पारिवारिक सुख, गृहस्थ सुख, घर का सुख सभी का नाश हो जाता है। फिर इसके बाद लग्न भाव से अष्टम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर जी। अष्टम भाव होता है पति के लिए हो या पत्नी के लिए ससुराल का भाव होता है, तो वहां भी विचलन पैदा कर देगा, बहुत सारी झंझटें उत्पन्न हो जाएंगी। तो प्रथम भाव में मंगल होने से इतने प्रभाव होंगे। अच्छा। ये गड़बड़ी उत्पन्न होगी। अच्छा। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में, आप कह रहे थे अगर मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो क्या प्रभाव देगा। ये लग्न भाव में का प्रभाव पहले भाव का आपने बताया, अब आप चतुर्थ भाव का। अब चतुर्थ भाव का बतलाता हूँ जी। चतुर्थ भाव में जब मंगल होगा तो चतुर्थ भाव तो घर का सुख शांति का भाव है, संवेदनशील है, भावनात्मक भाव है जी। वहां तो शांति चाहिए। मंगल है सेनापति, वहां उधम मचाएंगे, अग्नि ग्रह है। अच्छा। उग्र ग्रह है। अच्छा। तो फिर ये घर का सुख शांति समाप्त होगा। अच्छा। और घर में तो पत्नी भी होती है ना, और पत्नी का भाव सप्तम भाव है। चतुर्थ भाव यदि सुख का भाव है तो वहां से चतुर्थ दृष्टि फिर सप्तम भाव पर पड़ रही है, महासुख का भाव है। जी जी। अब चतुर्थ दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ रही है तो स्वाभाविक है कि सप्तम भाव भी बाधित हो गया जी। नहीं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों बाधित हो गया जी। तो फिर तो यह अशांति हो गई जी। फिर इसके बाद चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति का घर अशांत तो हो गया, गृहस्थ जीवन अशांत तो हो गया, लेकिन दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से करियर में उन्नति होती है। और एकादश भाव पर भी अष्टम दृष्टि है, करियर के अनुसार आय का भी स्रोत खुलता है। अच्छा। तो ऐसे चतुर्थ भाव में जब मंगल होता है तो व्यक्ति करियर में भी लाभ उठाता है, आय में भी लाभ उठाता है, इसके बावजूद भी घर और गृहस्थ जीवन अशांत रहता है, फिर उस कमाई का कोई मतलब नहीं। अच्छा। जब घर और गृहस्थी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब चतुर्थ भाव में मंगल होगा तो आपका स्टेटस अच्छा बढ़ाएगा, अच्छी नौकरी देगा और व्यवसाय भी अच्छा होगा, परंतु घर का सुख और जो बीवी से सुख है उसमें कमी ला देगा। बिल्कुल कमी ला देगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं, अगर सप्तम भाव में ये मंगल होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, सप्तम भाव में, सप्तम भाव तो भार्या भाव है। जी जी। सप्तम भाव में जब मंगल होगा तो गृहस्थ जीवन को तो वो बाधित करेगा ही करेगा, आपसी वैमनस्यता पत्नी के साथ उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसके बाद इसकी चतुर्थ दृष्टि कहां पड़ेगी, दसम भाव पर जी। तो दसम भाव तो पत्नी से संबंधित है नहीं, करियर से संबंधित है और व्यवसाय से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। तो यहां जो चतुर्थ भाव में फल दे रहा था वही भाव यहां देगा, सिर्फ इसका सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रहा है। जी जी। तो व्यक्ति को उग्र भी बनाएगा। उग्र से मतलब ये होता है जैसे मंगल तेज होके उसे क्रोध जल्दी आता है, क्रोध जल्दी आएगा, उग्र बनाएगा। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े की वाद विवाद हो जाती है। अच्छा। फिर इसके बाद सप्तम भाव से अष्टम दृष्टि धन भाव पर पड़ता है, द्वितीय भाव पर जी। तो यहाँ पत्नी का भाव है जी। द्वितीय भाव भी परिवार भाव है। वहां परिवार में सब होते हैं जी, भाई बहन माँ
सब होते हैं, तो वहां विवाद उत्पन्न होता है। तो वहां विवाद उत्पन्न होता है तो ये पूरा घर विवादित हो गया। इसलिए सप्तम भाव का भी मंगल अच्छा नहीं होता। सिर्फ काम धंधे शादी के उससे दृष्टिकोण से और काम के लिए और स्टेटस के लिए अच्छा, स्टेटस के लिए, करियर के लिए तो ठीक है। ठीक, अब करियर है, कमाई कर रहे हैं, फिर ये सारा घर ये जब ये बाधित है तो परेशानी तो हाथ लगेगी लगेगी। अच्छा। अब आ जाइए अष्टम भाव पर। हाँ, अब हम अष्टम भाव के बारे में जानते हैं। हाँ। अष्टम भाव ससुराल भाव है जी, लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। अच्छा, ससुराल का भाव, ससुराल का भाव है कि ससुराल आपका कैसा होगा, अच्छा होगा, धनवान होगा। वो तो खैर कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, इस पर जाकर के क्लियर होगा। अच्छा। लेकिन ससुराल में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। अच्छा, मंगल के होने से भले उनको इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, बात अलग है, ये एक अलग चीज है। अच्छा। लेकिन ससुराल पक्ष बाधित होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अष्टम का मंगल जो होता है उसमें व्यक्ति इंजीनियर भी बन सकता है, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, पर ससुराल पक्ष से थोड़ी सी समस्या आने की संभावना है। ठीक है। अब ससुराल पक्ष से समस्या जब आती है तो लड़का हो या लड़की हो, उसका अभिभावक तो लड़का या लड़की के पक्ष से अपना तरफ आगे बढ़ते ही हैं, तो इसमें झंझट होने की संभावना रहती है। अच्छा, ससुराल पक्ष से झंझट होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव से जी चतुर्थ दृष्टि कहाँ पड़ेगा, एकादश भाव, लाभ पे जी, लाभ भाव पे, ये लाभ देगा, पैसा कमाएगा भी। अच्छा, लेकिन यहाँ सारे पैसे अगर कहीं ससुराल से झंझट पड़ गया तो वहां दे दीजिए। अच्छा। इसके बाद आ जाता है सप्तम दृष्टि जी। अब अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, धन भाव पर। अच्छा। वह भी परिवार भाव है, धन का नाश होगा, परिवार में तहलका मचेगा। तो अष्टम भाव से भी मांगलिक होना ठीक नहीं है। और वहां से अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगा तो भाई बहन के पर असर पड़ेगा। अच्छा। अब ये समझ लीजिए कि इस ससुराल के पक्ष के झंझट में निश्चय ही यह बात आएगी कि हमारी लड़की के साथ आपका भाई बहन इस ढंग का व्यवहार करता है, यानी ननद भौजाई का झगड़ा शुरू हो जाएगा। या अगर पुरुष है तो फिर साली है, कुछ भी है, उसके साथ अनहोनी हो सकता है। अच्छा। इस ढंग का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कि मतलब ससुराल पक्ष से, उनके परिवारजन से, भाई बहनों से कुछ ना कुछ वाद विवाद की संभावना ऐसे में रहती ही रहती है। जी हाँ। अच्छा, अब रह गई बात, अब अष्टम की हो गई, अब बात रह गई है 11वें भाव की। नहीं 12वें भाव में जब मंगल आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। अब देखिए 12वां भाव सैया सुख का भाव है जी। अब मंगल जब वहां रहेगा तो सैया सुख में कमी आएगी। अच्छा, बहुत बड़ी कमी आएगी। पत्नी के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा, जिसके कारण सैया सुख प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद चतुर्थ दृष्टि कहाँ पड़ेगा, 12वें घर से चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगा। यहाँ भी ननद भौजाई के झगड़ा का और साली और जीजा के झगड़ा का संभावना है। अच्छा, यह भी बाधित हो गया। भाई बहनों से विवाद। जी हाँ जी। अक्सर ऐसा होता है, किसी भी लड़की का ननद से विवाद हो ही जाता है, रहता ही है। ननद की माँ पक्ष ले लेती है बेटी का, विवाद बढ़ जाता है। तो चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगा, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगा। और 12वें घर में है मंगल। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब रोग ऋण शत्रु का भाव जब है छठा भाव, तो दुश्मनी ऐसी होगी कि समझिए कि गुप्त शत्रु खड़े हो जाएंगे। अच्छा, गुप्त शत्रु खड़े हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच जो है तो विवाद पैदा हो जाएगा। कोई तीसरा ही आदमी कुछ अपना ऐसा काम कर दिया जिससे कि पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, और 12वें घर में जब मंगल होगा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कर्जे भी करा देगा। अच्छा, और मन चाहेगा कि कब घर से बाहर हम निकल जाएं। अच्छा, उच्चाट पैदा हो जाएगा। अच्छा। और अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पर। अच्छा, स्वाभाविक है कि पति पत्नी के बीच उच्चाट होगा ही होगा, वाद विवाद होगा। और ये सैया सुख का तो नाश करिए रहा, बिना वाद विवाद के तो सैया सुख का नाश होगा नहीं। और जब यह होगा तो शत्रुता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इसमें मेन रोल होगा भाई बहनों का। है ना। तो ये इन पांच जगहों में मंगल का होने से कैसे कैसे वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन को बाधा उत्पन्न होती है, ये मैंने समझाया। अब एक बात और मैंने कहा था कि द्वितीय भाव में भी मंगल होगा तो भी वो नुकसान करता है, तो भी हानि करेगा,
क्योंकि द्वितीय भाव परिवार भाव होता है जी। परिवार में पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सब होते हैं जी। तो यहाँ जो उथल पुथल मचेगा, फिर इसके बाद उसकी सीधी दृष्टि ससुराल भाव पर पड़ती है। अच्छा। तो ससुराल से भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी जी, है ना। अब द्वितीय भाव से चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। जब ऐसी बात होती है तो आप देखते होंगे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ तो फिर संतान भी जो है तो इधर तितर बितर हो गए, संतान भाव पर भी पड़ जाता है। और अष्टम भाव भाग्य भाव पर पड़ता है तो भाग्य भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम द्वितीय भाव को भी मांगलिक दोष मानते हैं। इन 6 भावों से, लोग तो 5 ही भाव से जो है मांगलिक दोष मानते हैं। मेरा अपना गहन अध्ययन है कि द्वितीय भाव से भी मांगलिक दोष का पूरा प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा। फिर इसके बाद ये तो मांगलिक दोष के कारण प्रभावित हो गया वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। अब एक बात और बताता हूं कि सप्तम भाव पर यदि मंगल, शनि, जी, राहु, जी, केतु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो भी वैवाहिक जीवन बाधित हो जाता है। हाँ, मतलब उसमें थोड़ी सी खटास आने की या वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद ये तो सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि का मैंने बता दिया। जी, जी। अब एक बात और ध्यान रखिए कि सप्तम भाव का मालिक अगर इन पाप ग्रहों के साथ कहीं भी हो तो भी वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाता है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो भी उससे भी फर्क पड़ता है, तो भी प्रभावित हो जाता है। तो अच्छा पंडित जी, हमें आप इस बात की जानकारी दें कि मैंने सुनने में ये आता है कि इस उम्र के बाद मंगल का दोष खत्म हो गया है, अब आप किसी बिना मांगलिक व्यक्ति के भी आप शादी कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ कि इतने उम्र के बाद मांगलिक दोष खत्म हो गया, ये भ्रांति है। अच्छा। एक बात जान लीजिए कि मंगल की महादशा जब तक नहीं समाप्त हो गई हो तब तक मंगल दोष का प्रभाव पूर्ण रूपेण रहता है। अच्छा। यदि मंगल की महादशा गुजर गई हो जी तो मंगल दोष का प्रभाव पूर्ण रूपेण प्रभावित नहीं रहेगा, कुछ कम लेकिन प्रभावित रहेगा। अच्छा, मतलब ये है कि विवाह से पहले अगर मंगल की दशा आ गई तो विवाह के बाद उसका प्रभाव तो रहेगा पर थोड़ा कम आ जाएगा। हाँ, लोगों का कहना है कि इतने खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। मैं ये पूछता हूँ, मंगल आकाश से कहीं विलुप्त हो जाते हैं क्या? नहीं ना, उसका प्रभाव तो रहेगा। वही स्थान पे रहेंगे और हमारी पत्री में भी उसी जगह रहेंगे जिस जगह पे। किसी भी कोई भी ग्रह पूर्ण प्रभावी होते हैं अपने महादशा में। जी जी जी। अंतर्दशा में कुछ कम ज्यादा होता रहता है। हाँ। अब जब मंगल की महादशा नहीं बीत चुकी है तो पूर्ण प्रभावी है जी, चाहे वो 40 साल की उम्र क्यों नहीं हो, तो प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा। यदि मंगल की महादशा 10 वर्ष की अवस्था में ही गुजर गई है और मांगलिक है, लड़का या लड़की हो मांगलिक है, तो दोष तो रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा। अच्छा। अब फिर इस दोष का निवारण भी मैं आपको साथ साथ बतला देता हूँ कि मान लीजिए जिस भाव में मंगल बैठा है, एक लड़का का उदाहरण ले लेते हैं। किसी लड़के के कुंडली के जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है जी, उसी भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल तो खैर रहेगा तब तो वो समाप्त हो ही जाएगा उसी भाव में मंगली दोष। अगर शनि, राहु, केतु, थोड़ा सा हम सूर्य का भी ले लेते हैं, अगर वहां बैठा हुआ है, लड़का मांगलिक है, लड़की के कुंडली में अगर उसी भाव में ये ग्रह अगर बैठे हुए तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं दोनों की पत्री में एक जैसे ग्रह बैठे हों तो मान लीजिए कि लग्न भाव में लड़का के लग्न भाव में मंगल बैठा हुआ जी 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 जी, तो मांगलिक दोष हो गया जी। अब लड़की भी मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक नहीं है लेकिन लड़की के लग्न भाव में शनि, राहु, केतु अगर बैठे हों तो भी मंगल दोष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो वो मतलब उनके फिर विवाहित जीवन ठीक चलेगा। एक अच्छा। और एक चीज और बता दे रहा हूं जी, अगर कुछ दोष है भी, माना कि लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है, तो लड़का के कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि बहुत मजबूत है तो भी मंगल दोष नहीं कुछ बाधा करेगा। अच्छा। और लड़की अगर मांगलिक है और लड़की की कुंडली में गुरु अगर बहुत स्ट्रांग है तो भी लड़के के जीवन में कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा विवाह करा चुका हूं और फल फूल रहे हैं
अच्छा। लड़का मांगलिक था, लड़की मांगलिक नहीं थी। अच्छा। लेकिन लड़का के कुंडली में शुक्र बहुत ही मजबूत था, उच्च का था, और लग्न का स्वामी होकर के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसा विवाह करवा चुके हैं कि लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा था और लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा था, मंगल के प्रभाव के बावजूद उनका विवाह अच्छे से चल गया। अच्छा से चल गया। अच्छा, अब मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मांगलिक दोष होता है जिनकी पत्री में, उनको कहते हैं कि आपको मंगलिक की लड़की या लड़के से विवाह करना चाहिए। जब अभिभावक जाते हैं अपने बच्चों की कुंडली दिखवाने, तो वो यही कहते हैं कि मंगलिक ही लड़की होनी चाहिए, मंगलिक ही लड़का होना चाहिए, दोनों के लिए, ठीक है, उससे उनका विवाहित जीवन ठीक रहेगा। हाँ। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि मांगलिक लड़की एक नॉन मांगलिक लड़के से शादी कर सकती है? तो अभी तो मैंने बताया ना। हाँ। उस हालत में कर सकती है और कर सकता है। अच्छा। कि जिस भाव से लड़का हो, मान लीजिए लड़का अगर मांगलिक है, चौथे भाव से मांगलिक है, अगर लड़की के कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि राहु केतु बैठे हो तो भी मंगल दोष कुछ नहीं खराब कर पाएगा, मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। और लड़के और लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए और लड़की की कुंडली में आप कह रहे हैं गुरु अच्छा। हाँ, मांगलिक दोष भी ज्यादातर। हाँ ठीक है, ये तो दो एक एक्सेप्शनल केस हो गए कि हम जाएं। वैसे मांगलिक को मांगलिक के साथ ही विवाह करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर यह स्थिति हो तो कोई आवश्यक नहीं कि मांगलिक को मांगलिक से शादी होना चाहिए। पर ऐसी भी कमी मिलती है ना पत्रियां पंडित जी। तो फिर मांगलिक का मांगलिक से शादी होना चाहिए, ये भी तो बहुत कम मिलती है। अच्छा। ये तो मैं मंगल दोष कैसे समाप्त होगा, कुछ नहीं प्रभावित होगा, इसका भी तो मार्ग बता दिया हूँ। मांगलिक का मांगलिक मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो ये पोजीशन होना चाहिए, तब जाके ठीक रहता है। अच्छा। अगर मांगलिक दोष नहीं भी समाप्त हो रहा है, लड़के के कुंडली में शुक्र मजबूत है और लड़की के कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत है, तो भी विवाह में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मांगलिक दोष के बारे में कि मंगल जहाँ जिस भाव में होते हैं उनका क्या प्रभाव रहता है, कैसे मंगली होते हैं, और पंडित जी ने एक दो बताया भी कि जो मंगली ना हो उनकी पत्री में क्या देखें जिससे मांगलिक से नॉन मांगलिक का विवाह हो सके। अब इसके उपाय बहुत सारे हैं जो पंडित जी हमें नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे, वो विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, ताकि जो कुछ झूठ सच जो भी होता है आपको उसकी पूरी जानकारी दें। वो जो उपाय बताते हैं वो अपने अनुभव से भी बताते हैं। अब रह गई बात कि किस भाव से मंगल दोष हो रहा है। जी। प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश। जी जी। सभी भावों के मंगल दोष दूर करने के अलग अलग उपाय हैं। जी। और एक नहीं कई उपाय हैं। अच्छा। यदि मैं अभी इस बात की जानकारी देना शुरू करूं तो यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो दर्शकों इसलिए पंडित जी ये कह रहे हैं कि इनकी जानकारी वो अच्छी जानकारी देंगे अपने अनुभवों के अनुसार, तो अगले एपिसोड में हम आपको वो बताएंगे। दर्शकों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी है, रोचक लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अगर आप जन्म पत्रिका का मिलान करवाना चाहते हैं, कुछ दोष दिखवाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पंडित जी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।